वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं एनपीटीईएल का असाइनमेंट नंबर 4 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल। बल्क मॉडुलस दिया है। व्हाट इज बल्क मॉडुलस के? और बल्क मॉडुलस इज 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन होती है इज नेगेटिव ऑफ डीपी बाय ईवी, मतलब एक चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम इनटू मतलब बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब चेंज इन प्रेशर बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऐसे बल्क मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये उन्होंने मेंशन किया है कि बल्क मॉडुलस इज ट्वाइस ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है हमें। तो हमें मालूम है कि E is equal to 2G 1 plus mu and E is equal to 3K 1 minus 2 mu। ओके, ये रिलेशन हमें पता है, ये दो रिलेशंस, और यहाँ से E को इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा 2G 1 plus mu and 3K 1 minus 2 mu and 2G is K, so K 1 plus mu and 3K 1 minus 2 mu। ओके, तो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 6 म्यू एंड 6 इधर चले जाएगा तो 7 म्यू इज इक्वल टू 2, म्यू इज इक्वल टू 2/7। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। ये फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, मतलब ये रिलेशन तीनों के बीच में, तो ये सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ अ मटेरियल एक्सपांड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग देन इट विल डेवलप। अगर फ्री एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आएगी, थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। फ्री एक्सपेंशन और फ्री कॉन्ट्रैक्शन के केस में थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती है, क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है मटेरियल को एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, तो स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If two principal strain at a point are, this is E1 and this is E2, these are principal strain just like principal stresses। ये principal strains है, मतलब इस प्लेन पर shear strain नहीं होंगी, सिर्फ नॉर्मली स्ट्रेन होंगी, तो इसलिए इनको बोलते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेन है ये। और जो भी मतलब इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेन होंगी वो सारे प्लेन के कंपैरिजन में यहाँ पर जो वैल्यू होगी नॉर्मल स्ट्रेन की वो सबसे ज़्यादा होगी, मतलब मैक्सिमम होगी। तो उन्होंने क्या दिया है, दो प्रिंसिपल स्ट्रेन दिए है, देन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज। ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की वैल्यू पूछी है, तो ये कुछ इस तरीके से आएंगी। इट्स गैमा मैक्स बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 बाय 2। ओके, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इस तरीके से निकालते हैं हम। तो गैमा मैक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, दैट इज 300 इंटू 10 का पावर 6। ये वाला यहाँ एक कैच पॉइंट है, जब हम जैसे स्ट्रेस वाले इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें टाउ मैक्स इस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 मिलता है, मतलब इस टाइप का मिलता है रिलेशन। लेकिन यहाँ पर गैमा मैक्स बाय 2 आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, जब हम मतलब ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं एक एलिमेंट को लेके, मतलब डिफॉर्मेशंस कैलकुलेट करते हैं और मतलब ऐसे पूरा सॉल्व करते हैं इक्वेशंस, देन वहाँ पर हमें टाउ गैमा मैक्स बाय 2 ही मिलता है रादर देन गैमा मैक्स। तो ये शियर स्ट्रेन की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रेन रीडिंग यूजिंग स्ट्रेन गेजेस नीडेड ऑन अ प्लेन सरफेस टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड देयर डायरेक्शन। तो नंबर ऑफ स्ट्रेन रीडिंग्स मतलब कितने स्ट्रेन गेजेस हमें लगाने पड़ेंगे एक प्लेन सरफेस पर टू डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेन एंड देयर डायरेक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन्स मतलब दो होते हैं, E1, E2, और उनको निकालने का क्या फॉर्मूला है, E1, 1, 2 इज EX प्लस EY/2 प्लस और माइनस
ई एक्स माइनस ई वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस गैमा एक्स वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ओके, तो ये एक अननोन है, ई वाई एक अननोन है और ये एक अननोन है। मतलब ये निकालने के लिए कितने अननोन है? 3 अननोन है, ठीक है। और जब हमें ई एक्स ई वाई और गैमा एक्स वाई पता चल गया तो मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेन की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कितने ज़रूरी है? ये ई एक्स ई वाई और गैमा एक्स वाई, ये 3 क्वांटिटीज ज़रूरी है। तो 3 क्वांटिटीज निकालने के लिए हमें कितने स्ट्रेन गेजेस प्लेस करने पड़ेंगे? 3। ठीक है, क्लियर होगा कैसे? जैसे मतलब ई थीटा 1, ई थीटा 2 और ई थीटा 3। तो मतलब जैसे स्ट्रेस का इक्वेशन था ई एक्स प्लस ई वाई बाई टू प्लस ई एक्स माइनस ई वाई, मतलब एप्सिलॉन एक्स माइनस एप्सिलॉन वाई बाई टू कोसाइन ऑफ टू थीटा प्लस गैमा एक्स वाई बाई टू साइन ऑफ टू थीटा सेट 1। तो ये थीटा 1 पर हमें स्ट्रेन गेज लगाने से ये पता चल जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। तो हमारे पास ये 1 2 3 अननोन्स है, 3 इक्वेशंस है। सॉल्व करेंगे तो ई एक्स ई वाई और गैमा एक्स वाई मिल जाएगा, ये तीनों मिल जाएंगे तो प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स मिल जाएंगे। और प्रिंसिपल स्ट्रेंथ्स मिल जाएंगे तो फिर उनके डायरेक्शन भी इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से प्रोसीड करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं वो। A bar of uniform section is subjected to axial tensile load such that normal strain in axial direction is 1.25 mm per मीटर। तो सपोज एक बार है, एक्सियली लोड किया है, एक्स डायरेक्शन है मानिए, सपोज पी ऐसा कुछ लोड लगाया है। तो ई एक्स कितना आ रहा है बोल रहे हो? 1.25 यूनिट। देखिए mm पर मीटर, मतलब 10 का पावर -3 मीटर पर मीटर। तो ये अब यूनिटलेस हो गया। इफ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार इज 0.3, म्यू इज 0.3 दिया है, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है हमसे, कितना आएगा? ठीक है, तो देखिए मतलब ये ई एक्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेस किस डायरेक्शन, मतलब ये बार है, इसका कोई हम एक एलिमेंट लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट कर रही है, तो सिर्फ इधर ही सिग्मा एक्ट, मतलब पी बाई ए, सपोज ए इज अ क्रॉस सेक्शन, तो उस एलिमेंट पर एक्स डायरेक्शन में कितनी स्ट्रेस एक्ट कर रही है? सिग्मा। और बाकी के दो डायरेक्शन में, मतलब सिग्मा वाई इज 0, सिग्मा जेड इज 0। वाई? बिकॉज मटेरियल इज फ्री टू मतलब मूव इन दैट डायरेक्शन, मतलब उधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो उधर स्ट्रेसेस भी जनरेट नहीं होगी। तो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड 0 है। तो हुक्स लॉ के हिसाब से ई एक्स क्या होता है? सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। ओके, ये होता है। तो ये 0, ये 0, तो हमारे पास सिग्मा बाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई एक्स। ठीक है, ई एक्स आ गई। और सिमिलरली हमारे पास ई वाई क्या आएगा? सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। तो ये 0, ये 0, माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई, मतलब और सिग्मा एक्स बाई ई इज इक्वल टू ई एक्स। तो ई वाई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ई एक्स। सिमिलरली ई जेड इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू टाइम्स ई ऑफ व्हाट इज दिस? एक्स। ठीक है, तो हमारे पास हमको ई एक्स पता है, ई वाई पता चल गया, ई जेड पता चल गया। तो अभी हमें क्या निकालना है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सपोज ये एक एलिमेंट है एल बी एंड एच, इसका कुछ वॉल्यूम है, देन एल प्लस डेल्टा एल हो गया, बाद में बी प्लस डेल्टा बी हो गया, एंड एच प्लस डेल्टा एच हो गया आफ्टर अप्लाइंग लोड। तो फिर एक मिनट मुझे इरेज करने दीजिए। ठीक है, तो ये मतलब तो डेल्टा वी बाय वी जब हम निकालेंगे, मतलब
डेल्टा वी क्या हो जाएगा, एल प्लस डेल्टा एल इंटू बी प्लस डेल्टा बी इंटू एच प्लस डेल्टा एच माइनस एल बी एच अपॉन एल बी एच। डेल्टा वी बाई वी कर रहा है ना, तो हम डेल्टा वी बाई वी क्या होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे और मतलब ऐसे सेकंड ऑर्डर टर्म मतलब डेल्टा बी इंटू डेल्टा एच और ऐसे ही मतलब अगर तीनों का प्रोडक्ट आ रहा है डेल्टा एल, तीनों का प्रोडक्ट एक साथ आ रहा है या किसी दो टर्म का प्रोडक्ट एक साथ आ रहा है, क्योंकि डेल्टा एल डेल्टा एच वही इतने स्मॉल है तो इन तीनों का प्रोडक्ट भी बहुत स्मॉल होगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे। नेग्लेक्ट करने के बाद क्या आएगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, मतलब इप्सिलॉन एक्स प्लस इप्सिलॉन वाई प्लस इप्सिलॉन जेड, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द थ्री नॉर्मल स्ट्रेन। तो वो क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस म्यू ई एक्स माइनस म्यू ई एक्स, दैट इज ई एक्स वन माइनस टू म्यू। ओके, तो ई एक्स पता है, वन माइनस टू म्यू पता है, कितना होता है वो, ई एक्स इज 1.25 इंटू 10 का पावर माइनस 3 एंड इसकी वैल्यू आएगी 0.3 इंटू 2.6 इट्स 0.4। सो 1.25 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, क्या दिया इन्होंने, डी। सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आई होप आपको प्रोसीजर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, इन मोर सर्कल फॉर स्ट्रेन डायमीटर ऑफ मोर सर्कल रिप्रेजेंट। तो ये देखिए, जब हम सॉरी फॉर दिस सर्कल, तो जब हम स्ट्रेसेस का मोहर सर्कल बनाते हैं तो ये जो रेडियस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टाउ मैक्स। ओके, तो रेडियस टाउ मैक्स रिप्रेजेंट करता है, तो डाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 टाइम्स टाउ मैक्स, ठीक है। लेकिन जब हम व्हाट वी विल से गामा एक्स वाई, जब हम स्ट्रेन के लिए मोर सर्कल बनाते हैं तो ये जो रेडियस होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, गामा मैक्स बाय 2, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेन बाय 2, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये जब हम ज्योमेट्रिकली वो स्ट्रेन वाले इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वहाँ से जो हमारे फाइनल इक्वेशन आते हैं और वो जब हम सर्कल की फॉर्म में रखते हैं तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली रेडियस ये निकल के आता है, ठीक है। तो जब रेडियस गामा मैक्स बाय 2 आएगा तो डायमीटर क्या आएगा, 2 टाइम्स गामा मैक्स बाय 2, वो क्या हो जाएगा, गामा मैक्स के बराबर। तो डायमीटर ऑफ मोर सर्कल रिप्रेजेंट मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ प्लेन स्ट्रेन कंडीशन द स्ट्रेन कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विद एक्स वाई प्लेन आर, ई एक्स दिया है हमें, ई वाई दिया है, गामा एक्स वाई दिया है, एसोसिएटेड प्रिंसिपल स्ट्रेंथ वैल्यू आर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला प्रॉब्लम है ये। ई एक्स पता है, ई वाई पता है, ई वन कॉमा ई टू निकालना है, तो फॉर्मूला हमें पता है, ई एक्स प्लस ई वाई बाई 2 दैट इज ई वन, इप्सिलॉन एक्स प्लस इप्सिलॉन वाई बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इप्सिलॉन एक्स माइनस इप्सिलॉन वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस गामा एक्स वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे वो प्रिंसिपल स्ट्रेस वाले केस में या टाउ मैक्स हुआ करता था, तो हमें क्या करना है, वही वाले इक्वेशन ध्यान में रख लीजिए और जहाँ जहाँ नॉर्मल स्ट्रेस है वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेन रख दीजिए और शियर स्ट्रेस की जगह शियर स्ट्रेन बाय 2 रख दीजिए, तो आपका वही वाले फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे। मतलब आपको बार बार फॉर्मूले अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही याद कर लीजिए वो वाला और वो काफ़ी है फिर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा आपका ये, इसमें जस्ट वैल्यू रखनी है आपको। सिलेंड्रिकल बार है एक, जिसका डाया है 20 mm और लेंथ दी है 1 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट। ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज 4 टाइम्स ऑफ lateral strain. E long is
4 times E lateral strain. Okay, and modulus of elasticity E. Modulus of elasticity is also known as Young's modulus. That is 2 into 10 का power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल. देन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की वैल्यू पूछ रहे हैं वो. ठीक है, तो यहाँ पर तो E पता है हमें, और G पता रहने के लिए हमें क्या पता चाहिए, हमें ये पता है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू. तो अगर हमें पॉइजन रेशियो पता है, क्योंकि E तो हमें ऑलरेडी पता है और G निकालना है, अगर हमें किसी तरह से म्यू पता है तो हम G निकाल सकते हैं. तो म्यू क्या होता है, माइनस ऑफ लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. ये डेफिनेशन होती है उसकी. ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, अगर लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हम टेंसाइल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो लेंथ अगर बढ़ रही है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब लैटरल डायरेक्शन में डायमेंशन कम होंगे. तो डायमेंशन कम होंगे तो ये डिक्रीज होगा. तो और ये पॉइजन रेशियो प्रॉपर्टी है, इसलिए ये पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए हम नेगेटिव साइन अप्लाई करते हैं ताकि ये डिक्रीज वाला कंपनसेट कर दे. मतलब ये जो इसका नेगेटिव साइन आने वाला है इससे मल्टीप्लाई होने के बाद म्यू की वैल्यू पॉजिटिव ही निकल के आए. तो हमारे ये वाले डेटा के हिसाब से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4. ओके, तो व्हाट इज E? E इज 2 into 10 का पावर 5 डिवाइड बाई 2 एंड G और 1 + 1/4 इज 5/4. ओके, तो दैट इज 4/5 into 10 का पावर 5. तो 10 का पावर 4 into 40/5, 5 × 40, 8 into 10 का पावर 4, मतलब 0.8 into 10 का पावर 5. ठीक है, तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर इट. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये प्रॉब्लम कैसे किया. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. गिवन दैट फॉर अ एलिमेंट इन अ बॉडी ऑफ अ होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल. होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक के बारे में मैंने बताया था आपको कि होमोजीनियस मतलब एक गिवन डायरेक्शन में स्पेस के साथ प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती, और आइसोट्रोपिक मतलब एक गिवन पॉइंट पर डायरेक्शन के साथ प्रॉपर्टीज वेरी नहीं करती, और अगर दोनों है तो पूरे बॉडी में कहीं पे प्रॉपर्टी वेरी नहीं करती. थ्रू आउट द बॉडी प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म. ओके, तो ये मतलब होता है होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक का. तो एक बॉडी दी है जो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है. ठीक है, और Ex, एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y, एप्सिलॉन z आर द नॉर्मल स्ट्रेन इन XYZ डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, एंड म्यू इज द पॉइजन रेशियो, देन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी. ओके, तो इसका आंसर ये होगा. ये मैंने निकाल के ऊपर बताया था. कोई भी एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर लीजिए, या तो सपोज कीजिए V इज LBH. ओके, देन लॉग ले लेते हैं दोनों साइड. ln V इज इक्वल टू ln L प्लस ln B प्लस ln H. तो डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड. लॉग का डिफ्रेंशिएशन इज dV/V, ln L का dL/L, dV/B प्लस dH/H. तो dV/V इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, dL/L इज स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, dV/B इज स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, एंड dH/H इज स्ट्रेन इन z डायरेक्शन. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या निकल के आती है, Ex प्लस Ey प्लस Ez. बट ये जो है ये ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू है. तो ये वाला जो रिलेशन है ये ट्रू स्ट्रेन के लिए ऑलवेज वैलिड है. लेकिन अगर ये हम नॉर्मली बात कर रहे हैं तो ये अप्रोक्सीमेट है. मतलब जैसे हम वो कंसिडर करके नहीं करते L प्लस डेल्टा L, B प्लस डेल्टा B, H प्लस डेल्टा H, देन माइनस LBH अपॉन LBH. दिस इज वॉट डेल्टा V/V. ओके, हम ऐसा कंसिडर करके करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है कि हम हायर ऑर्डर टर्म को निग्लेक्ट करते हैं ये बोल के कि वो छोटे हैं. मतलब ये टर्म खुद छोटे हैं तो उनका प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा. तो इसलिए हम उसको निग्लेक्ट करते हैं. तो ये जो रिलेशन निकल के आता है मतलब ये ट्रू स्ट्रेन के लिए नहीं है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन के लिए है. तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन के लिए ये अप्रोक्सीमेटली वैलिड है, लेकिन ट्रू स्ट्रेन के लिए जहाँ मतलब मैंने करके दिखाया ये ट्रू स्ट्रेन के लिए है, ये ऑलवेज वैलिड है. तो अगर ट्रू स्ट्रेन की बात हो रही है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमेशा Ex, Ey, Ez के बराबर होगी, मतलब सम के बराबर होगी.
लेकिन ये रिलेशन अप्रोक्सीमेटली वैलिड है फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है ये कि एक कॉपर वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ दी है उन्होंने 25 सेंटीमीटर, फिक्स बाय मीन्स ऑफ सपोर्ट एट एंड्स। फिक्स कर दिया उसको कुछ इस तरीके से, सपोर्ट कैन यील्ड टोटल बाय, ओके, सपोर्ट कैन यील्ड बाय 0.01 सेंटीमीटर। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बार इज रेस्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है, ओके, देन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बार इज, देन बार मतलब उसमें कितनी स्ट्रेस इंड्यूस हुई वो हमें बताना है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर सपोज देखिए इसका क्या तरीका है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर ये कॉपर की जो वायर है, अगर यहाँ रेस्ट्रिक्ट नहीं किया होता इसको, तो ये फ्रीली कितना एक्सपांड हो पाता टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से? अल्फा डेल्टा टी टाइम्स उसके लेंथ के बराबर, ठीक है। तो ये क्या है, डेल्टा फ्री एक्सपांशन, मतलब अगर इतना हो पाता अगर ये फ्रीली एक्सपांड करने के लिए हम उसको छोड़ देते तो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये सपोर्ट की वजह से कितना अलाउड है, ये अगर फ्रीली होता तो इतना हो पाता, मतलब कितना 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी इज 100 एंड एल इज 25 इंटू 10⁻, व्हाट विल से इट, के लेट इट बी एज इट इज। तो ठीक है, तो इतना फ्री एक्सपेंशन हो पाता कैल्शियम। लेट मी कैलकुलेट what it's coming. तो फ्री एक्सपेंशन कितना हुआ रहता है, 0.05 सेंटीमीटर, बट सपोर्ट कितना अलाउ कर रहा है, बस यील्ड होना 0.01 सेंटीमीटर ही अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो कितना रेस्ट्रिक्ट किया, मतलब इतना अलाउड हुआ रहता लेकिन इतना अलाउड नहीं है, सपोर्ट की वजह से कितना अलाउ कर रहा है, 0.01 सेंटीमीटर। तो डेल्टा रेस्ट्रिक्टेड कितना है, 0.04 सेंटीमीटर। सो इतना डिफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्ट किया, तो इतना डिफॉर्मेशन रेस्ट्रिक्ट करने की वजह से वायर में स्ट्रेन आएगी। तो स्ट्रेन कितनी आएगी, ये रेस्ट्रिक्टेड इज 0.04 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर। तो 0.04 1.6 इंटू 10⁻⁻3। तो इतनी स्ट्रेन आएगी वायर में रेस्ट्रिक्ट करने की वजह से। तो रेस्ट्रिक्शन के बाद इतनी स्ट्रेन आ रही है, देन हुक्स लॉ अप्लाई करने के बाद, हुक्स लॉ इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस। सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस स्ट्रेन विद यंग्स मॉड्यूलस, वी विल गेट टू 10⁻6. So it's 16 into 10⁻2. So C is the correct answer for it. लेकिन अगर ये जो फ्री एक्सपेंशन है वो यील्डिंग से कम होता, मतलब सपोज कीजिए ये डेल्टा फ्री, डेल्टा यील्ड से अगर कम होता तो वायर में कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होती। क्यों? बिकॉज जितना अलाउड था उतना तो वो मतलब एक्सपांड कर गया, और तो उसको किसी ने रोका ही नहीं, तो फिर स्ट्रेस जनरेट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट अ पॉइंट इन अ लोडेड मेंबर, state of plane stress exists and strains are, state of plane stress exists means sigma x
एंड सिग्मा वाई ओनली एग्जिस्ट एंड सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0। तो प्लेन स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही है और इप्सिलॉन एक्स इप्सिलॉन वाई और गैमा एक्स वाई गिवन है, और इलास्टिक कांस्टेंट दैट इज पॉइजन्स रेशियो एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आर दैट इज म्यू इज 0.25 and G is 80 GPa gigapascal. Determine the normal stress sigma x and sigma y. तो ये भी जनरलाइज हुक्स लॉ का सीधा सा एप्लीकेशन है। लॉ क्या है, बेसिस पे हमें पता है कि ई एक्स इज सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई। सो एज सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0, तो ई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। ई एक्स नोन है हमें और ई नोन नहीं है, तो ई कैसे निकलेगा, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो इस इक्वेशन से ई भी नोन है हमें, ई एक्स भी नोन है, तो सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई इज इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन एक्स। सिमिलरली अप्लाइंग सेकंड इक्वेशन, इप्सिलॉन वाई इज सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाय ई। तो व्हाट इज दिस, सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ई इंटू इप्सिलॉन वाई। तो यहाँ से ये सेकंड इक्वेशन मिल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अननोन क्या है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, और दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, साइन बराबर पुट कर रहे हैं, जैसे दिया है वैसे ही, अपने तरफ से कुछ ऐड या कुछ करना नहीं है। जो दिया है क्वेश्चन में, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव ही पुट करना है, पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव पुट करना है। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। वैल्यू रखेंगे दोनों में, सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्यूबिकल एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस, सिग्मा एक्स इज 80 मेगापास्कल, सिग्मा एक्स दिया है 80, सिग्मा वाई दिया है -60, सिग्मा जेड दिया है 20 एंड सारे जो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू है वो 0 है। इसका क्या मतलब है, ये जो स्ट्रेसेस दिए हैं हमें, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, ठीक है। और ई पता है हमें और म्यू पता है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है 2 × 10⁵ MPa, पॉइजन्स रेशियो पता है 0.25, एज्यूमिंग मटेरियल इज होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक, ऊपर ही बताया मैंने क्या होता है। डिटरमाइन ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हुक्स लॉ यूज करके, हमें पता है टाउ ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेन बाय शियर स्ट्रेस बाय टाउ ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर स्ट्रेन ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू टाउ ऑक्टाहेड्रल बाय जी। तो हमारे पास हमें जी पता है, कैसे पता है, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो म्यू पता है, ई पता है, मतलब हमें जी पता है, तो जी नोन है। तो बस एक अननोन क्या है, टाउ ऑक्टाहेड्रल। तो टाउ ऑक्टाहेड्रल निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1/3 अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से टाउ ऑक्टाहेड्रल निकल जाएगा। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 कैसे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा जेड इज इक्वल टू सिग्मा 3। वाई, बिकॉज दे आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, क्योंकि शियर स्ट्रेस 0 है इस प्लेन पर, मतलब उस पॉइंट पर सारी जगह पर शियर स्ट्रेसेस एब्सेंट है। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है वो खुद प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बराबर होंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता है तो हमें ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेसेस पता हो जाएगा। ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रेस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आ जाके आप विजिट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो टाउ ऑक्टाहेड्रल मिल जाएगा। टाउ ऑक्टाहेड्रल हमें पता है, जी पता है, तो ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेन हमें मिल जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A rigid block ABC weighing 200 kilonewton is supported by, ओके, ये ABC जो है ये रिजिड है, ओके, एंड उसका वेट कितना है 200 न्यूटन, जो उसके सीजी से एक्ट कर रहा है।
and is supported by 3 rods symmetrically placed as shown in a figure. Okay. A lower end of the rod are at same level before block is attached and temperature is changed. ये इसी लेवल पे था, मतलब जब सारी कंडीशन नॉर्मल थी तब. एज्यूमिंग ब्लॉक टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, और लोडिंग अप्लाई करने के बाद और टेम्परेचर बदलने के बाद भी ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल ही रहने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं वो. देन स्ट्रेसेस इन स्टील एंड ब्रॉन्ज रॉड रिस्पेक्टिवली आफ्टर ए टेम्परेचर राइज ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस विल बी. ओके. तो डेल्टा टी व्हेन रेज बाय 20 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द स्ट्रेसेस इन स्टील एंड ब्रॉन्ज रॉड, ये वो हमें पूछ रहा है. ठीक है. तो कैलकुलेट करते हैं क्या होगा. ठीक है. सबसे पहले टेम्परेचर की वजह से डिटरमाइन करना तो सिंपल है. दो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा हमें. सिग्मा स्टील ड्यू टू लोड एंड सिग्मा स्टील ड्यू टू टेम्परेचर. ओके. तो टेम्परेचर की वजह से तो अल्फा डेल्टा टी ई हो जाएगा. ठीक है. क्यों होगा ये ऐसा? वन मिनट. ये प्रॉब्लम पेंडिंग रखते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा इसे. ठीक है. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता है. द रॉसेट शोन हैज बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग स्ट्रेंथ्स. ओके. तो ये जो स्ट्रेन रॉसेट यूज किया है वो स्ट्रेन की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रेन रॉसेट्स लगाए हैं यहाँ पर. तो उसमें से E1 की रीडिंग हमें पता है, मतलब ये वाले की, ये कहाँ पर है, मतलब 0 डिग्री पर है. E2 की रीडिंग हमें पता है, E2 कहाँ पर है, 45 डिग्री पर है. E3 की रीडिंग हमें निकालनी है, वो 90 डिग्री पर है. और E4 की रीडिंग हमें पता है, वो 90 + 45 इज 135 डिग्री पर है. ओके. तो हमें सिंपल ई थीटा का फॉर्मूला पता है, EX + EY/2 प्लस EX - EY/2 cos of 2 theta plus what is this, gamma XY/2 sin of 2 theta. ओके. तो θ1 रखेंगे हम, तो θ1 मतलब 0 रखेंगे, और θ2 45 रखेंगे, θ3 135 रखेंगे. क्योंकि हमें E1 E2 और E4 पता है, तो 3 इक्वेशन मिल जाएंगे. EX EY gamma XY निकल जाएगा वहाँ से. तो फिर हम 90 डिग्री पर आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है. जो भी हमें मतलब E3 की वैल्यू निकालनी है 90 डिग्री पर, वो हम निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें सारी चीज़ें नोन हो जाएगी उस टाइम तक. ओके. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ये वैल्यू रखनी है, 3 इक्वेशन मिलेंगे, तीनों को सॉल्व करना है. EX EY gamma XY के लिए पहले 1 रख के, फिर 2 रख के, फिर 4 रख के वहां से करेंगे अब सॉल्व, तो आंसर आ जाएगा. ठीक है. फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं. 0, 60 डिग्री, 120 डिग्री स्ट्रेन गेज रॉसेट इज बाउंडेड टू द सरफेस ऑफ स्टील मेंबर अंडर सर्टन लोडिंग कंडीशन. स्ट्रेन मेजरमेंट आर 0 डिग्री पर दिया है, 60 डिग्री पर दिया है, 120 डिग्री पर दिया है, और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो जैसे ऊपर बताया था मैंने, ये थीटा वाला फॉर्मूला, EX + EY/2 प्लस EX - EY/2 cos of 2 theta प्लस gamma XY/2 sin of 2 theta. ओके. तो ये किसी भी थीटा एंगल पर स्ट्रेन निकालनी है हमें थीटा डायरेक्शन में, तो ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं. पहले 0 डिग्री पर निकालेंगे, देन 60 डिग्री पर निकालेंगे, देन 120 डिग्री पर निकालेंगे. यहाँ से एक इक्वेशन मिला, यहाँ से एक इक्वेशन मिला, यहाँ से एक इक्वेशन मिला. तो हमें क्या मिल गया, EX मिल गया, EY मिल गया, gamma XY मिल गया. ठीक है. देन हम जानते हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं. EX + EY/2 प्लस माइनस EX - EY/2 का होल स्क्वायर प्लस gamma XY/2 का होल स्क्वायर. तो हमें EX पता है, EY पता है, gamma XY पता है.
तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन मिल जाएंगे। ओके, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन मिल जाएंगे हमें यहाँ से। और स्टील मेंबर बोला है तो हमें ई की वैल्यू 2 × 10⁵ मेगा पास्कल एज्यूम करनी पड़ेगी, नहीं तो और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हुक्स लॉ तो हमें यूज ही करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं, जनरली यही होती है स्टील की। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या मिल गए हमें, स्ट्रेन मिल गए। तो हुक्स लॉ के हिसाब से ε1 = σ1/e - μ σ2/e। σ1 and σ2 आर प्रिंसिपल स्ट्रेन्स, स्ट्रेसेस। E2 = σ2/e - μ σ1/e। तो σ1 σ2 मिल गया, σ2 σ1 मिल गया। हाँ, E1 पता है हमें, E2 पता है। यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। ओके, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इट। और इस वीडियो में ये जो एक प्रॉब्लम रह गया है, ये वाला 13 नंबर का, इसको मैं थोड़ा सा एक बार अलग से सॉल्व करके देखता हूँ। आंसर आने पर वेरीफाई करके मैं फिर से नया वीडियो अपलोड कर दूंगा, सिर्फ ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो तब तक के लिए इसको जाने दीजिए, मैं देखता हूँ क्या होता है तो इसका। सो थैंक यू, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड थैंक यू वंस अगेन।